हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग सीआईबी में पेपर 4 मॉड्यूल बी का लास्ट चैप्टर है, यूनिट 7 कर रहे हैं। नाम है क्रिएशन, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस। तो कंपनीज एक्ट 2013 का जो है उसमें सेक्शन 216 चार्ज को बताया गया। चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब होता है एक इंटरेस्ट या लीन समझ सकते हैं, जो कि प्रॉपर्टी या एसेट्स जो होते हैं कंपनीज के, उनके या उनकी अंडरटेकिंग के या दोनों पे ही एक सिक्योरिटी, एक मॉर्गेज की तरह लगाया जाता है। ठीक है, ये बताया गया है। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली एंड रिमेंबर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड कॉपीराइट डिस्क्लेमर आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू रजिस्टर विद आरओसी। हर एक कंपनी को आरओसी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ रजिस्टर करना होता है, और इस पर अपने एसेट्स पर स्पेसिफिक चार्जेस या मॉडिफिकेशन जो भी हैं वो भी उनको रजिस्टर करने पड़ते हैं। No registration of the charge deprives the creditor the benefit of the security under such circumstances such as when the company is wound up। यदि मान लीजिए कोई कंपनी बंद हो रही है तो किसी भी हाल में जिनकी भी चार्ज क्रिएट है उनको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, मतलब जो क्रेडिटर होगा उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। ये कहा गया है, यदि कंपनी बंद होती है तो उसके राइट्स बरकरार रहेंगे। चार्जेस रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से ऐसे चार्ज हैं जो कि रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है आरओसी के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक तो चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी एनी इशू और डिपेंचर, यदि डिपेंचर पर्पज से कोई भी डिपेंचर इशू हो रहा है उसके लिए कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है तो अ चार्ज ऑन अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी उससे रिलेटेड जो चार्ज है वो चार्ज किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे कहीं पर भी सिचुएटेड हो वो आरओसी में रजिस्टर हो जाएगा। बुक डेप्ट जो कंपनी के होते हैं उस पर जो चार्ज क्रिएट होगा वो भी आरओसी में रजिस्टर हो जाएगा। फ्लोटिंग चार्ज अगर अंडरटेकिंग जो कंपनी की है उसकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है। कॉल अ चार्ज ऑन कॉल्स मेड बट नॉट पेड, कोई भी ऐसी कॉल्स जो कि अभी नहीं पे आउट हुई हैं उस पर हो जाएगा। अ चार्ज ऑन अ शिप और एनी शेयर इन अ शिप, ठीक है, शिप मतलब जो भी आपके कंटेनर्स इधर उधर ला ले जा रहे हैं उनके लिए कहा गया। उसमें कोई अगर या आपकी हिस्सेदारी है और उस पर कोई चार्ज क्रिएट किया गया तो अ चार्ज ऑन गुडविल और अ पेटेंट और अ लाइसेंस अंडर अ पेटेंट। ठीक है, कोई मतलब ये क्या है आपका, ये इंटेंजिबल जो आपके एसेट्स हैं उनके लिए कहा गया, मतलब गुडविल, पेटेंट, लाइसेंस या ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई चार्ज है तो वो भी आरओसी के साथ रजिस्टर किया जाएगा। Rule for registration is that all types of charges are required to be registered with the ROC within stipulated period, irrespective of whether the charge created is with or outside India। कहा गया है कि स्टिपुलेटेड टाइम के अंतर्गत चार्ज आरओसी के साथ क्रिएट होना चाहिए, भले ही जो प्रॉपर्टी या जो वो चीज़ है वो विद इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो। जो इसके प्रॉपर्टी या असेट्स हैं वो अंडरटेकिंग के हो तो भी, अगर वो टेंजेबल या अदरवाइज है, मतलब कि जो भी गुडविल हो वो सब बताया गया, फिक्स फ्लोटिंग कुछ भी हो, हर हाल में चार्जेस जो है वो क्रिएट होने चाहिए आरओसी के साथ विद इन द स्टिपुलेटेड टाइमलाइन एंड गाइडलाइन। जो ऐसे कौन कौन से चार्ज हैं जिनमें रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, एक तो कॉर्पोरेट गारंटी में रिक्वायर्ड नहीं है, अराइजिंग ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ सम स्पेसिफिक लॉ वेयर रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, या हुंडी। हंडी अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर वैसा है तो उसमें चार्ज रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, हंडी भी एक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंकिंग टर्म है। टाइप ऑफ चार्जेस देखिए दो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब ये है कि स्पेसिफिक चार्ज होगा किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे, चाहे मूवेबल इमूवेबल एसेट कोई, तो स्पेसिफिक चार्ज है क्रिएट हो तो फिक्स चार्ज है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है कि राइट तो है क्रेडिटर का लेकिन वो जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, मतलब जो उसका फ्लोट करता रहेगा उसका राइट, कभी एक प्रॉपर्टी कभी दूसरी प्रॉपर्टी, कभी फ्यूचर में जो प्रॉपर्टी कंपनी खरीद रही है उसके ऊपर भी चार्ज हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब नुकसान होता है, मतलब जब क्रेडिटर को ड्यू हो जाता है और क्रेडिटर को पैसा वापस चाहिए होता है तो उस केस में चार्ज क्लियर नहीं होता। कभी कभी इसमें क्या होता है कि चार्ज एक से ज़्यादा लोगों के पास भी चला जाता है, ये भी एक नुकसान होता है। लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ जाए और डिफॉल्ट हो जाए और लोन से क्रिस्टलाइज करना है तो उस केस में जो फ्लोटिंग चार्ज है वो फिक्स चार्ज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, किसी एक पे आकर रुक जाता है। When floating charge becomes fixed or crystallized attached, when the debtor company ceases to carry on business or goes into liquidation or some other act which affect the power of the company to dispose of the asset charge। कब फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब जो डेटर कंपनी है, मतलब जो बोरोवर कंपनी है जिसने पैसा ले रखा है वो अपना बिजनेस बंद कर दे या लिक्विडेशन में चली जाए या फिर अन्य कोई ऐसे कारण जिसके कारण से जो पावर है कंपनी की वो डिस्पोज हो रही है, तो जो असेट चार्ज होगा वो फ्लोटिंग से फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फ्लोटिंग चार्ज में ऑल्सो क्रिस्टलाइज ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट स्पेसिफाइड इन द चार्ज डीड। जो इसकी चार्ज डीड होगी उसमें अगर ऐसा और कोई भी रीजन लिखा है, स्पेसिफिक रीजन है कि इस वजह से फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस रीजन पर भी
फ्लोटिंग को क्रिस्टलाइज कर दिया जाएगा या फिक्स में कन्वर्ट मान लिया जाएगा। इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज बिकमिंग फिक्स्ड और क्रिस्टलाइज, क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, फ्लोटिंग जो फिक्स में कन्वर्ट होता है। व्हेन अ फ्लोटिंग सिक्योरिटी अपॉन ऑल द प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी बिकम फिक्स्ड इट कंस्टिट्यूट्स अ चार्ज अपॉन ऑल द प्रॉपर्टीज और असेट्स दैट बिलोंग टू द कंपनी। अगर फ्लोटिंग जो फिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो जितनी भी कंपनी के एसेट्स हैं, जितनी प्रॉपर्टी है, वो सब पे बिलोंग करेगा वो चार्ज, ये कहा गया है। इट हैज प्रायोरिटी ओवर सब्सिक्वेंट इक्विटेबल चार्ज एंड ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये भी कहा गया है अगर फ्लोटिंग फिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है, तो उसके बाद चाहे इक्वियम हो या कोई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, मतलब जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, उन सब क्रेडिटर्स के ऊपर भी किसको राइट मिलेगा, किसकी प्रायोरिटी बढ़ जाएगी, ये जो फिक्स से फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्या प्रोसीजर है, अ चार्ज क्रिएटेड बाय अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। कहा गया है जो भी चार्ज क्रिएट होगा उसको क्रिएट होने के 30 डेज के अंदर अंदर उस कंपनी को आरओसी के पास उस चार्ज को रजिस्टर करवाना होगा। द एप्लीकेशन फॉर डिले हैज टू बी मेड टू द रजिस्टर इन फॉर्म नंबर CHG10 चार्ज 10। मान लीजिए किसी कारण से डिले हो रहा है तो उसको CHG10 फॉर्म पर कंपनी को मतलब आरओसी को इंटीमेट करना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कंपनी के सेक्रेटरी और डायरेक्टर के द्वारा साइन करके कि आखिर क्यों डिले हो रहा है, और जो ये डिले हो रहा है उससे जो क्रेडिटर है, मतलब जिसने लोन दे रखा है, उसको कोई लॉस तो नहीं है, ये बताया गया कि उसके राइट्स हैम्पर नहीं होने चाहिए। वेयर अ चार्ज इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद द आरओसी अंडर सेक्शन 1 ही शी वुड इशू अ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द सच चार्ज टू द कंपनी। जब चार्ज क्रिएट हो जाएगा तो जो आरओसी है वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा एंटिटी को जिसने भी चार्ज क्रिएट करवाए उसको, ठीक है। इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, आरओसी जो इशू करेगा CHG2, तो CHG10 के द्वारा इशू करवा रहे हैं, और CHG2 में CHG10 के द्वारा डिले अगर हो रहा है तो इन्फॉर्म कर रहे हैं, CHG2 में वो आरओसी चढ़ करके चार्ज चढ़ करके आरओसी वापस करेगा, ये समझ लो आप, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वेयर एनी चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स रेंटिंग इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 77 एनी पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी एसेट अंडरटेकिंग और पार्ट देयरऑफ और एनी शेयर और इंटरेस्ट देयरिन शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस द चार्ज फ्रॉम द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 80 में कहा गया कंपनी एक्ट कि अगर ऐसा कोई चार्ज किसी प्रॉपर्टी है उस पर चढ़ा हुआ है तो भाई वो सेक्शन 77 के द्वारा जो भी वो पर्सन अक्वायर कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, उसको पता चल जाएगा कि चार्ज चढ़ा हुआ, जिससे कि वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर सके। जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इज इंपॉर्टेंट, जो भी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी इस चार्ज की वो इंपॉर्टेंट होगी, क्यों, क्योंकि उसी हिसाब से प्रायोरिटी मिलेगी क्रेडिटर्स को, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो भी भाई एक प्रॉपर्टी पे एक से ज़्यादा चार्ज क्रिएट है तो उसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी जिसने पहले चार्ज क्रिएट करवाया है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 77(3) ऑफ द एक्ट अमेंडेड वाइड विद कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अमेंडमेंट टू नो चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ऑफ द। अगर IBC कोड 2016 के द्वारा कोई लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है तो भी ये जो चार्ज है ये अकाउंट में नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब है कि जो राइट्स हैं क्रेडिटर के पूरी तरह से सेफ गार्ड बने रहेंगे। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, चैप्टर 6 जो है उसमें सेक्शन 77 से लेकर 87 तक जो है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का जो प्रोविजंस है उनको बताया गया है। उसको कुछ शॉर्ट में नीचे बताया गया है। सेक्शन 78 में क्या कहा गया है, सेक्शन 78 में कहा गया है दिस सेक्शन प्रोवाइड्स दैट इन केस द चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड बाय द कंपनी विद इन द पीरियड रेफर्ड इन सेक्शन 77 द चार्ज होल्डर मे अप्लाई फॉर फाइलिंग ऑफ चार्ज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर द रजिस्ट्रार मे on such application within a period of 14 days after giving notice to the company unless the company itself registers the charge or show sufficient cause why such charge should not be registered allow such registration on the payment of such fees as may be prescribed। सेक्शन 78 में जो क्रेडिटर है उसको राइट दिया गया है कि यदि मान लीजिए कंपनी जिसने लोन ले रखा है उसने चार्ज क्रिएट नहीं करवाया तो जो क्रेडिटर है जिसने लोन दे रखा है वो सेक्शन 78 के द्वारा आरओसी के पास जाएगा और कहेगा भैया हमारा रजिस्टर कर लो, हमारे पास ये चार्ज है, ठीक है। और 14 डेज के अंदर अंदर आरओसी को ये जवाब उसको देना होगा, मतलब आरओसी को सर्टिफिकेट से देना होगा, बशर्ते उसको जो कंपनी है जिसने रजिस्टर नहीं करवाया है, जिसने लोन ले रखा है, उससे कंफर्म भी करना पड़ेगा भाई क्यों नहीं तुमने करवाया या क्यों हम इसको रजिस्टर ना करें, ये रीजन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये है मतलब कुल मिलाकर के क्रेडिटर के पास भी राइट है कि वो आरओसी के पास जा सकता है। सेक्शन 80 में कहा गया है द सेक्शन प्रोवाइड्स दैट आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड एनी अदर पर्सन एक्वायरिंग सच प्रॉपर्टी चार्ज ऑन फॉर शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ चार्ज रजिस्टर्ड एंड शैल टेक द प्रॉपर्टी अप टू सच चार्ज। कहा गया है कि अगर इसके बाद भी मान लीजिए कोई बेवकूफ़ है जो आगे प्रॉपर्टी खरीद लेता है या उसके राइट्स ले लेता है तो जिसका चार्ज चढ़ा वो उसका फायदा बना रहेगा, जिसने ली है वो समझे उसने क्यों ऐसी प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है। सेक्शन 81 में कहा गया इट इज प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन दैट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी शैल कीप अ रजिस्टर ऑफ चार्ज। भाई जैसे सरसई वगैरह होता है उसी तरह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें वो सारी चीज़ें रहेंगी कि जो चार्ज चढ़ा है वो किसका है, कब है, कहाँ चढ़ा है, वो सब चीज़ें उसमें डिटेल्स बनी रहेंगी और उसमें एक पर्टिकुलर फीस है वो भी पेमेंट करनी पड़ेगी।
सेक्शन 82 में कहा गया दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑफ एनी पेमेंट एनी चार्ज रजिस्टर्ड विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। कहा गया कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा उस कंपनी को यदि कोई पेमेंट किया गया, जैसे चार्ज क्रिएट करवाया था फिर बाद में पेमेंट कर दिया गया, लोन बंद हो गया, तो ये भी 30 डेज के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना पड़ेगा। ठीक है। Provide that the registrar may on any application by the company on the charge holder allow such intimation of payment or certification to be made within a period of 300 days of such payment or certification of payment such additional fees may be prescribed। इसकी लिमिट बढ़ा करके 300 दिन तक भी कही जाती है, 30 डेज कहा गया है, बाकी 300 दिन तक बता दीजिए और जो फीस है वो पे कर दीजिए, तो आपका जो चार्ज है वो कट भी जाएगा उस हिसाब से। ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस हैव एनी डाउट प्लीज फील टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। डू लेट अस नो योर फीडबैक, राइट इन द कमेंट section, subscribe to the channel and share and what else. Thank you so much for your valuable time.